हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट की ताकत कितनी बड़ी है। अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझ जाता है और उसे सही तरीके से करता है तो वो कितना ऊपर तक पहुंच सकता है। आज मैं आपको इस चीज को समझाने वाला हूं। अच्छा, यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया का बादशाह कौन है जिसे हम इन्वेस्टिंग दुनिया का किंग कहते हैं करेंटली, तो बहुत लोगों का आंसर होगा वॉरेन बफेट। और ये बात बिल्कुल सही भी है। आज के इस जमाने में कई लोगों का मानना है कि वॉरेन बफेट जी इन्वेस्टमेंट की दुनिया के किंग है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट में इतनी बड़ी सफलता हासिल की है कि औरों के लिए करना काफी मुश्किल है। और आज मैं आपको इन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत बात बताने वाला हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि जब भी मैं लंबी वीडियोस बनाता हूं ना तो कोई ठीक से देखता ही नहीं है। इसलिए मैं आज की वीडियो बहुत ही शॉर्ट रखूंगा और बहुत ही सिंपल भाषा में वॉरेन बफेट जी के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा, जिसको अगर कोई भी फॉलो करता है ना तो इस बात की गारंटी है कि वो कभी भी इन्वेस्टमेंट करे लंबे समय में उसको फायदा हो गई होगा और एक अच्छा खासा फायदा होगा। इसलिए वीडियो का पूरा अंत तक बिना स्किप के अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर आइए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि वॉरेन बफेट जी की जो नेटवर्थ है यानी कि कुल संपत्ति पता हुआ कितनी है। यहां पर देखिए मैंने लिख करके रखी हुई है, वो इतनी है। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? कैमरामैन जरा जूम करो। तो क्या आपने पढ़ने का प्रयास किया कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है? खैर, अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने यहां पर लिख करके रखा हुआ है 10.14 लाख करोड़। ये 1-2 करोड़ रुपए की बात नहीं है। यहां पर किसी व्यक्ति को अगर ठीक से 50 लाख रुपए में मिल जाए ना तो वो नाचने लगेगा और अपने आप को ऐसा दिखाएगा कि वो अंबानी से भी बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन इनके पास कितना है? 10.14 लाख करोड़। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 100-200 करोड़ भी नहीं। अंबानी जी ने अपने बेटे के विवाह में जो पैसे खर्च किए हैं 5000 करोड़, इतने भी नहीं, 10.14 लाख करोड़। क्या आप समझ सकते हैं? क्या एक सामान्य व्यक्ति के लिए इतने पैसे कमाना मुमकिन है? आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और क्या आपको पता है कि भारत देश में ना मुकेश अंबानी जी को सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। उनकी नेटवर्थ कितनी है पता है आपको? यहां मैंने लिख करके रखा हुआ है। कितना है? 7 लाख करोड़। अब यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि ये दोनों ना मतलब डॉलर में थे, तो मैंने इन्हें रुपीज में कन्वर्ट किया है। अब डॉलर और रुपीज की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करते रहती है, तो हो सकता है कि आप जिस समय पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो डॉलर रुपीज की वैल्यू में फ्लक्चुएशन के कारण इनके नेटवर्थ में भी कुछ फ्लक्चुएशन आ सकती है। लेकिन अगर एक सामान्य सा कैलकुलेशन किया जाए, मतलब एक आइडिया के लिए, तो इतने नेटवर्थ इन दोनों की है। ठीक है। अब नेटवर्थ कैसे कैलकुलेट होती है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे पहले वीडियो में बात कर रखी है। यहाँ पे करूंगा तो वीडियो लंबा होगा और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं है, इसलिए मुझे शॉर्ट में सब कुछ समझाना पड़ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर मैं आपको बात बोलूं कि मुकेश अंबानी जी भारत देश के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है। इन्होंने इतनी बड़ी नेटवर्थ मुख्य तौर पे बिजनेस करके इकट्ठा किया है, बिजनेस करके कमाया है। लेकिन वॉरेन बफेट जी की अगर मैं बात करूं ना तो इनकी जो इतनी नेटवर्थ है ना, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट यानी कि अधिकतर पार्ट इन्होंने इन्वेस्टिंग के माध्यम से ही कमाया है। और मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि मुकेश अंबानी जी सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए थे, यानी कि चांदी के चम्मच को लेकर के पैदा हुए थे। तो जब धीरूभाई अंबानी यहां से यहां तक उठ रहे थे ना, तभी मुकेश अंबानी जी की जन्म हुई है। यानी कि मुकेश अंबानी जी को अमीर बनने के लिए इनके पिता ने बहुत इनकी सहायता की है। लेकिन अगर मैं बात करूं वॉरेन बफेट जी के बारे में तो ये सेल्फ मेड है, यानी कि इन्होंने खुद ही इतनी बड़ी नेटवर्थ को प्राप्त किया है, वो भी अपने दम पे। शुरुआती के दिनों में इनकी ऐसी हालत थी ना कि ये बाहर जाके न्यूज़पेपर बेचते थे और भी कई छोटे मोटे चीजें बेचते थे थोड़े मोड़े पैसे कमाने के लिए। उसी थोड़े मोड़े पैसे से इन्होंने इन्वेस्टिंग सीखी। ये अपना गुरु बेंजामिन ग्राहम जी को मानते हैं, जिनकी किताब है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक वॉरेन बफेट जी को बहुत ही पसंद आई और वॉरेन बफेट जी ने बेंजामिन ग्राहम जी से काफी सारे इन्वेस्टिंग लेसन सीखे, जिसे अप्लाई करके आज वॉरेन बफेट जी इतने बड़े बन चुके हैं। अब मैं आपको एक और कमाल की चीज बताता हूँ। इन्वेस्टिंग की जो सबसे बढ़िया चीज जो मुझे तो बहुत पसंद आती है वो है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड यानी कि लाभांश जिसे हिंदी में कहते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी अपने कई वीडियोस में बात करके रखी हुई है, जहां पे मैंने डिविडेंड को प्रैक्टिकली समझाया कि ये क्या होता है और ये कैसे मिलता है। तो अगर आपको देखना है तो आप डिविडेंड बाय IQ स्मार्ट यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आइए, मैं आपको ये बताता हूँ कि वॉरेन बफेट जी को डिविडेंड के माध्यम से कितने रुपए मिलते हैं। तो वॉरेन बफेट जी की पोर्टफोलियो में जितनी भी कंपनी है उनमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है, वो है एप्पल और कोका कोला। और भी कंपनीज है वॉरेन बफेट जी के पोर्टफोलियो में, मैं केवल उनमें से 2 ही कंपनी की बात कर रहा हूं, कोका कोला और एप्पल। ठीक है। तो पता है एप्पल कंपनी से वॉरेन बफेट जी को हर साल कितने रुपए की डिविडेंड मिलती है? तो एप्पल और कोका कोला कंपनी से हर साल डिविडेंड के माध्यम से वॉरेन बफेट जी को मिलते हैं
5,934 करोड़ और 4,934 करोड़। इतने पैसे वॉरेन बफेट जी को मिल रहे हैं घर बैठे, वो भी बिना इस कंपनी में एक्टिवली काम किए। हाँ, बस थोड़े मोटे टैक्स करते होंगे, लेकिन टैक्स काटने के बाद अगर मानते कि 100 करोड़ भी टैक्स आता होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है कि यूएस में टैक्स कैसे लगता है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अगर 100 करोड़ भी, चलिए मान लीजिए 1000 करोड़ भी टैक्स लग गया, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल हो गया कि 1000 करोड़ भी टैक्स लग गया, तो भी लगभग 5,000 करोड़ और 4,000 करोड़ वॉरेन बफेट जी के बैंक अकाउंट में ढुकते हैं घर बैठे, वो भी बिना इन दोनों कंपनी में एक्टिवली काम किए। इतने पैसे तो हर साल इन दोनों कंपनी के जो पूरा हाई पोस्ट पे होंगे ना, उन्हें भी नहीं मिलता होगा जितना वॉरेन बफेट जी को इन कंपनी में लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके मिल रहा है। तो यहाँ पर वॉरेन बफेट जी की मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन है कि किसी भी कंपनी में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे, यहाँ तक कि इतने लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे कि आप अपने जीते जी तो उस कंपनी के शेयर्स को बेचे ही ना। आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं उससे लाइफ टाइम के लिए होल्ड करूं, यानी कि कभी ना बेचूं और उससे मिलने वाले डिविडेंड से ऐश कर सकूं। खैर, वॉरेन बफेट जी उतना ऐश करते हुए दिखते तो नहीं है, इतने अमीर होने के बावजूद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। आज उनकी उम्र लगभग 90 साल से ऊपर हो चुकी है, फिर भी वो दिन रात किताब पढ़ते रहते हैं। इतने ज़्यादा उम्र होने के बाद भी वो सीखना नहीं छोड़ते। उनका ये मानना है कि उम्र चाहे आपकी कितनी भी हो, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। और हमारे यहाँ पे क्या है कि 60 साल से उम्र किसी की हुई नहीं कि वो सीखना ही छोड़ देते हैं। अब सोचते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हम क्या ही कुछ सीख के करेंगे ना, मतलब माइंड में ये चलता रहता है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद 73 या 74 ईयर्स के हो चुके हैं। तो देखिए, 90 साल से ऊपर उम्र है, फिर भी ये सीखने में बहुत ही अधिक ध्यान देते हैं और हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उतना दिखावा नहीं है, एकदम नॉर्मल। अगर आपने देखेंगे ना तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये इतने अधिक नेटवर्थ के मालिक हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसको केवल 1 लाख रुपए महीने भी मिलते हैं ना, वो ऐसे जीता है कि जैसे कि अंबानी के घर में पैदा हुआ हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इससे आप मन मत ले लीजिएगा, मजाक कर रहा था, ठीक है। लेकिन बात तो सच है ना, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ ना वैल्यू की, कि एप्पल और कोका कोला में ना वॉरेन बफेट जी की वैल्यू कितनी, यानी कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है। तो फिलहाल अभी वॉरेन बफेट जी की कोका कोला और एप्पल कंपनी में जो करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, वो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही होगी। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है पॉज करके, तो आइए अब हम जानते हैं वो 2 मेन लेसन के बारे में, जिसका अगर कोई भी व्यक्ति अप्लाई करे ना, तो वो भी लंबे समय में इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा फायदा उठा सकता है। और देखिए, ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, वॉरेन बफेट का एक्सपीरियंस है, ये उन्हीं की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। तो सोचिए, अगर वो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं और इतने बड़े आदमी बनते हैं, तो कम से कम एक बहुत छोटा ही आदमी, मतलब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। अगर मैं वॉरेन बफेट जी के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ऑफ कोर्स बन सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप सेल्फ हेल्प बुक जैसे कि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक, सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक और जो भी अच्छी जानकारी है, अगर आप इन सारे अच्छी जानकारी को बहुत ही सामान्य भाषा में, सिंपल हिंदी में जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ, अगर आप समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नए इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस इंस्टाग्राम पेज में आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और भी जितने सारी सेल्फ हेल्प बुक कंटेंट है, इन सब से रिलेटेड आपको सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखने को मिलता रहेगा। तो कृपया करके इस पेज को फॉलो कर लीजिए। और साथ ही में आप IQ स्मार्ट के द्वारा लिखी गई इस वाले ई बुक को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी परचेजिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो पहली चीज है वो क्या है कि इकोनॉमिक मोड को समझे। अब ये इकोनॉमिक मोड क्या होता है, यानी कि किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का होना जिससे कि मार्केट में उस कंपनी के जैसा कोई बिजनेस और करता ही ना हो। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है, उसी बिजनेस को कोई और कंपनी ना कर सके, और वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो बिजनेस लंबे समय तक चलता रहे, माने कि वो एक लॉन्ग रन बिजनेस हो। और इस लॉन्ग रन बिजनेस में ऐसा स्थिति बनी ना पाए कि कोई दूसरे कॉम्पिटिटर्स उस कंपनी को अपने कॉम्पिटिशन में नीचे कर सके। आइए मैं आपको इसी बात को एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। तो जैसे कि एक कोल इंडिया कंपनी है, आपने डिसाइड किया कि मैं कोल इंडिया कंपनी में निवेश करने वाला हूँ, तो आपको कोल इंडिया कंपनी से अच्छे खासे डिविडेंड तो हर साल मिल जाएंगे, वो भी घर बैठे। लेकिन क्या कोल इंडिया कंपनी में लंबे समय के लिए निवेश करना कोई एक बुद्धिमानी वाला डिसीजन है? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि कोल इंडिया मतलब समझिए, ये कोल से संबंधित ये कंपनी काम करती है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोयला पूरा खत्म हो जाएगा। कोयला वैसे भी खत्म हो रहे हैं, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है वो खत्म हो रहे हैं, और आने वाले समय में कोयला और खत्म हो जाएगा। और कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, यानी कि फॉसिल फ्यूल से प्रदूषण होता है।
अभी प्रदूषण को रोकने की बात चल रही है। यानी कि जो वैज्ञानिक है वो एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम कोई ऐसा फ्यूल सिस्टम बनाएंगे जिससे प्रदूषण ना हो और वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, यानी कि सस्टेनेबल हो और रिन्यूएबल हो, यानी कि जिसे दोबारा से तैयार किया जा सके। एक बार कोयला इस्तेमाल होने के बाद हम दोबारा उस कोयला को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कोयला क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जिसे उपयोग में लाने के बाद दोबारा उसे उपयोग में ना ला सके। ऊपर से कोयले से प्रदूषण भी होता है और कोयला खत्म भी हो रहा है। तो आपको कितना लगता है कि आने वाले समय में कोल इंडिया का बिजनेस टिक पाएगा? इस बात को समझिएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि लंबे समय में कोल इंडिया में निवेश करना एक बुद्धिमानी वाला निर्णय होगा। आप निवेश कर सकते हैं किन कंपनी में? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जिससे कि प्रकृति को, इस वातावरण को नुकसान ना हो, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण ना फैले और वो एनर्जी को वापस से रिन्यू किया जा सके, यानी कि उसे वापस से हम उपयोग में फिर से ला सकते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी, तो धूप की एनर्जी को हम जब चाहे तब यूज कर सकते हैं जब धूप निकला हो, और ये एनर्जी हमारे पास हमेशा रहेगी, यानी कि जब तक पृथ्वी रहेगी और सूर्य रहेगी तो ये एनर्जी हमारे पास तब तक मतलब रहने वाली है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के लिए हानिकारक भी नहीं है, बल्कि इसी से पूरी सृष्टि चल रही है। तो जैसे हो गया वाटर, तो वाटर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी होती है, इसे हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं। हमने जो पानी को यूज किया एनर्जी में, उसे हम वापस से स्टोर कर सकते हैं और फिर उस पानी से ही हम एनर्जी बना सकते हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम कर रही है, तो ऐसी कंपनी में आप निवेश करके समझ सकते हैं कि वो लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन यहाँ पे वॉरेन बफेट जी क्या बोल रहे हैं कि कंपनी के पास कोई मोट होना चाहिए, यानी कि उस कंपनी के जैसा और कोई बिजनेस ना कर रहा हो, जैसे कि एप्पल। तो आप ये मानते हैं ना कि एप्पल टेक सेक्टर में एक मार्केट लीडर है। आखिर एप्पल कंपनी के जो मोबाइल फोन्स होते हैं, जो लैपटॉप होते हैं, यानी क्या बोलते हैं इनके लैपटॉप को? मैकबुक, और भी कई सारे जो एप्पल के प्रोडक्ट है, अभी तो इनके स्मार्ट वॉचेस भी आने लगे हैं। तो एप्पल के कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में लीडर है, और एप्पल के प्रोडक्ट को कोई अभी तक तो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। तो अभी तक टेक सेक्टर के मार्केट में एप्पल ने एक तरह का मोट क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसके कंपटीशन में कोई और कंपनी आ नहीं पा रही है, और लोगों के माइंड में ये छप गया है एप्पल है तो ब्रांड है। तो अगर कोई कंपनी एप्पल जैसी प्रोडक्ट बना भी लेती है ना, तो लोग उससे ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि वो एप्पल कंपनी के ही प्रोडक्ट को खरीदे, क्योंकि एप्पल कंपनी का जो ब्रांड नेम है ना, वो लोगों के दिलो दिमाग में छप चुका है। लोगों को एप्पल जैसी भले कोई दूसरी फ़ोन मिल जाए, लेकिन लोग प्रेफर एप्पल ही करने वाले हैं। इससे सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस भी होता है, ऐसा सबको फील होता है। तो एप्पल ने मोट क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है। तो पहला इन्वेस्टमेंट लेसन तो यही था, ठीक है ना। और अब दूसरा इन्वेस्टमेंट लेसन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियोस में बात कर रखी है, खैर मैं यहाँ पर भी समझा दे रहा हूँ। उचित मूल्य पर खरीदे, यानी कि किसी कंपनी को महंगे दामों में आप बिल्कुल भी ना खरीदे। क्या ऐसा होता है ना कि स्टॉक मार्केट में बुल रन चल रही होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट डायरेक्टली सीधा ऊपर जा रही होती है, और आप आ जाते हैं लालच में, सोचते हैं मार्केट ऊपर जा रही है, अभी अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का, तो चलो अभी हम निवेश कर देते हैं। तो जो लोग बुल रन में हमेशा मतलब क्या करते हैं कि निवेश करते हैं ना, तो उनको लॉन्ग रन में फ़ायदा तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जो बियर रन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो ना बहुत तेज़ी से, तो आप डर जाओ, यानी कि अभी आपको कोई भी कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीदना है, क्योंकि जब मार्केट बुल रन में होती है तो अधिकतर लोग मार्केट में निवेश कर रहे होते हैं, जिससे कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। और इस समय क्या होता है कि कई छोटी मोटी कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ने लगते हैं। तो इस समय पे क्या होगा कि जो अच्छी कंपनियां होती है ना, तो उनके शेयर्स भी आपको महंगे दामों में मिल जाएगी। और आपको ऐसा वॉरेन बफेट जी का कहना है कि जब मार्केट डाउन होती है ना, तो उस समय आपको ग्रीडी हो जाना चाहिए, यानी कि आपको उसी समय खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जब मार्केट बियर रन में होती है ना, तो उस समय अच्छे कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है ना, वो काफ़ी आपको अच्छे दामों में मिल जाती है, और कई बार तो वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आपको नीचे मिलती है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ समझिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है ट्रू वैल्यू, किसी भी कंपनी की एकदम सही प्राइस, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास ये मार्कर है, और इस मार्कर का जो ट्रू प्राइस है मान लीजिए वो 30 रुपये की है, ठीक है ना। तो अगर मुझे ये मार्कर मार्केट में 40 रुपये की मिलती है, तो मैंने इस मार्केट को महंगे में खरीद लिया है, जबकि इसकी ट्रू प्राइस यानी कि सही वैल्यू है 30 रुपये की, तो 30 रुपये हुई इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। लेकिन अगर मैं इसे 25 रुपये में किसी तरह खरीद लेता हूँ ना, तो बोलिए क्या इसमें मेरा फायदा नहीं है? ऑफकोर्स मेरा इसमें फायदा है, क्योंकि ये 30 रुपये की है और मैंने इसको 25 रुपये में ही खरीद लिया है, ठीक है। और मैं इसे फिर बाद में जब मार्केट बढ़ जाएगी तो मैं इसे 40 रुपये पे बेच दूंगा, यानी कि मुझे फायदा होगा 15 रुपये का, जबकि अगर मैं इसे 40 रुपये में खरीदता तो मुझे 1 रुपये का भी फायदा नहीं होता। आइए मैं आपको यहाँ पर एक बार और यहाँ पे डिटेल में समझा दे रहा हूँ, जैसे कि समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ना, यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ABC नाम की कोई कंपनी है और इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 50 रुपये की, लेकिन अभी जैसे कि मार्केट में बुल रन चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो लोग ज़्यादा निवेश कर रहे हैं।
तो इसी के कारण क्या हुआ है कि इसकी जो प्राइस है वो चल चुकी है मान लीजिए 80 रुपये पे, ठीक है ना। और अगर आप इसे 75 रुपये पर भी खरीदते हैं ना तो क्या होता है कि आप महंगे में खरीद रहे हैं, आप लगभग 25 रुपया महंगा इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट जाती है बियर रन में डाउन जाती है और इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू में आ जाती है अगर, और आती भी है, अधिकतर बियर मार्केट में क्या होता है कि कई सारी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनी की जो शेयर प्राइस है ना वो अपने ट्रू वैल्यू तक आई जाती है और कई बार तो उससे नीचे भी आ जाती है और आपको इसी समय का इंतजार करना होता है और इसी समय पे आपको निवेश करना होता है। वॉरेन बफेट इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इतने पैसे बना पाए हैं अपने इन्वेस्टमेंट की दुनिया में, ठीक है। तो मान लीजिए क्या हुआ कि अब आ चुका है बियर रन, है ना, मार्केट गिर रहा है और ये एक अच्छा कंपनी है एबीसी लिमिटेड और इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो 50 रुपये पर इसकी एक शेयर की प्राइस आ चुकी है। इस कंपनी की एक शेयर की प्राइस 50 रुपये पे आ चुकी है ना। अब क्या होता है ना कि मार्केट को ज़्यादा बेरन हो गया, अब इस कंपनी की शेयर प्राइस इसके ट्रू वैल्यू से भी नीचे 45 रुपये पे आ गई, ठीक है ना। तो आप इसी 45 रुपये को सही समय देख करके इसको खरीद लेते हैं और इसको खरीदने के बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है। आप समझिए फिर जब मार्केट वापस से उछलेगी, देखिए मार्केट तो बाउंस बैक करती है, मार्केट गिरती है उठती है गिरती उठती है, ऐसा तो मार्केट में चलते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जा रही होती है। ऐसा आप सेंसेक्स और निफ्टी के ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हैं कि छोटे मोटे समय में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में ग्राफ जो मार्केट की है, स्टॉक मार्केट की, वो ऊपर ही जाती है, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत से लेकर अब तक ओवरऑल मार्केट ऊपर ही गई है, समझ में आया बात। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने 45 रुपये में खरीदा था, मार्केट अब बाउंस बैक कर चुकी है, नॉर्मल कंडीशन में आ चुकी है और इस कंपनी की शेयर प्राइस अभी चल चुकी है मान लीजिए वापस से 80 रुपये तक मान लीजिए फिर से आ चुकी है। तो आपको पर शेयर कितने रुपए का फायदा हो रहा है? लगभग 40 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब 35 रुपये की आपको फायदा हो रहा है। कितना? 35 रुपये का प्रॉफिट आपको चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इसे 75 रुपये में ही खरीद लिया होता तो अभी जैसा कि इस कंपनी की शेयर प्राइस 80 रुपये पे चल चुकी है तो आपको पर शेयर केवल 5 रुपये का ही फायदा हो रहा होता। तो 30 रुपया आपने कमाई किया एक्स्ट्रा, किस लिए? सही समय का इंतजार करके। मेरी बात को समझिए, जब आप सही समय का इंतजार नहीं करते हैं, आप जब जोश जोश में आकर बिना कंपनी के ट्रू वैल्यू को देखे कैलकुलेट के निवेश कर देते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर किया था 75 रुपये में जब मार्केट बुल रन में थी, तो जब मार्केट में बियर रन आया उसके बाद जब मार्केट फिर से बाउंस बैक की और फिर जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 80 रुपये पे आ गई तो आपको पर शेयर केवल 5 रुपये का ही फायदा हो रहा है, 5 रुपीज का। लेकिन दूसरे वाले केस में आपने क्या किया कि आपने वेट किया, कंपनी के ट्रू वैल्यू को कैलकुलेट किया जो कि लगभग 50 रुपये के आसपास आ रही थी, आपने थोड़ा और वेट किया, कंपनी की वैल्यू मतलब जो शेयर प्राइस है थोड़ा और नीचे गई और फिर आपने 45 रुपये पे निवेश कर दिया और जब मार्केट बाउंस बैक करती है, इसके शेयर प्राइस बढ़ती है, जब 80 रुपये पे आ जाती है तो आपको पर शेयर 35 रुपये का फायदा हो रहा है। तो पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो अंतर निकलेगा 30 रुपये का। तो ये आपका फायदा हुआ वॉरेन बफेट जी के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के कारण। तो वैसे तो वॉरेन बफेट जी की कई सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है, जिसमें से मैंने ये 2 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आपको समझा दिया है। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, काम की लगी है, इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है ना, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और औरों के साथ तो शेयर जरूर से कीजिए ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट की लेसन सीख करके जा पाए। इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।